नमस्कार। आज हम एक थोड़े उलझे हुए मामले पर बात कर रहे हैं। भारत में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का वो जो हाल में ब्लॉक, फिर अनब्लॉक और फिर से ब्लॉक होने का सिलसिला चला। याद होगा, अप्रैल 2025 में एक आतंकी हमले के बाद भारत ने कई पाकिस्तानी चैनल्स और अकाउंट्स पर रोक लगा दी थी। पर फिर जुलाई की शुरुआत में अचानक वो सब फिर से दिखने लगे और कुछ ही दिन बाद उनमें से ज्यादातर फिर गायब हो गए, मतलब ब्लॉक हो गए। जी बिल्कुल, ये काफी चौंकाने वाला घटनाक्रम था। हाँ, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, कश्मीर के पहलगाम में वो जो हमला हुआ था। हाँ, उसके फौरन बाद सरकार ने एक्शन लिया। कई पाकिस्तानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए गए। इसमें बड़े नाम भी थे, डॉन न्यूज़, समा टीवी, जियो न्यूज़ जैसे चैनल्स, और शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, हानिया आमिर जैसे सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स भी। जी उस वक्त ये काफी सख्त कदम माना गया था, एक कड़ा संदेश देने की कोशिश थी शायद। बिल्कुल, लेकिन फिर 2 जुलाई को अचानक ये सब भारत में फिर से एक्सेसिबल हो गए, मतलब चलने लगे। हाँ, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ। जाहिर है, सब हैरान थे। सवाल उठने लगे कि क्या भारत की पॉलिसी में कोई बदलाव आ गया है रातों रात। देखिए, सरकारी सूत्रों ने तो इसे साफ तौर पर एक तकनीकी खामी बताया। तकनीकी खामी? अच्छा जी, उनका कहना था कि जो ब्लॉकिंग का आदेश था उसका डीएनएस प्रोपेगेशन ठीक से नहीं हो पाया। अब ये डीएनएस प्रोपेगेशन मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे हम कोई नया पता बदलते हैं तो डाक व्यवस्था को अपडेट होने में समय लगता है ना। हाँ हाँ, कहना है कि इसी वजह से वो कंटेंट थोड़ी देर के लिए फिर से दिखने लगा था। अच्छा, तो तकनीकी वजह बताई गई। इस एक घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे कि पहला तो यही कि भारत में ब्लॉकिंग के आदेश अक्सर इतने प्रभावी ढंग से लागू क्यों नहीं हो पाते। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ हो। दूसरा, जो पाकिस्तान से लगातार दुष्प्रचार करने वाले चैनल्स हैं उन पर स्थायी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा, मतलब ये टेम्परेरी ब्लॉकिंग क्यों। सही बात है। और तीसरा, क्या भारत अब भी वो सॉफ्ट पावर वाली नीति पर ज्यादा जोर दे रहा है, मतलब बातचीत और कल्चरल आदान प्रदान पर फोकस, जबकि सीमा पार से रवैया अक्सर काफी सख्त होता है। हाँ, ये सवाल तो बनता है कि वो जो छोटी सी अवधि थी अनब्लॉकिंग की, उसमें भी कथित तौर पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फिर से फैलना शुरू हो गया था। अच्छा, और फिर 3 जुलाई को क्या हुआ? 3 जुलाई को सरकार ने फिर से एक्शन लिया। ज्यादातर चैनल्स और अकाउंट्स दोबारा ब्लॉक कर दिए गए। ज्यादातर मतलब कुछ चलते रहे? हाँ, कुछ चैनल्स और सेलिब्रिटी अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया। कहा गया कि इनके बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इन्होंने कोई गलत सूचना फैलाई हो जिसे साबित किया जा सके। तो एक तरह की फिल्टरिंग हुई। जी, सरकारी सूत्रों ने इसे यही कहा, एक लॉजिकल फिल्टरिंग प्रक्रिया है जिसकी समीक्षा चल रही है और इसमें कोई भावना या जज्बात शामिल नहीं है। कि क्या ये वाकई पारदर्शिता है या फिर एक उलझी हुई कंफ्यूज्ड साइबर नीति का संकेत। देखिए, ये पूरा वाकया डिजिटल दुनिया में ब्लॉकिंग लागू करने की असल चुनौतियों को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी साफ करता है कि सीमा पार से आने वाली सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट, स्थिर और प्रभावी नीति की जरूरत है, खासकर तब जब राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हो। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला ये दिखाता है कि मतलब कहना एक बात है कि हम सख्ती बरत रहे हैं, डिजिटल स्पेस में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, और उसे जमीन पर बिना किसी गड़बड़ी, बिना किसी कंफ्यूजन के लागू कर पाना, वो एक बिल्कुल अलग चुनौती है। हाँ बिल्कुल। ये जो ब्लॉक, अनब्लॉक, रीब्लॉक का खेल हुआ, इसने कहीं ना कहीं सिस्टम की कुछ कमजोरियों को तो उजागर कर ही दिया। जी बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई भी देश एक तरफ तो दुष्प्रचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना चाहता है और दूसरी तरफ डिजिटल प्रतिबंधों को लागू करने की जो तकनीकी और जमीनी हकीकतें हैं, जो मुश्किलें हैं, हाँ, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है, खासकर तब जब इस पूरी प्रक्रिया में चूक होने पर या विसंगति दिखने पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए शुक्रिया।